ये भी कह रहे हैं राजीव, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स थी जिन्होंने अपने पैसे लगाए थे या वो कैपिटल उठाते थे, उनके लिए बड़ी मुसीबत वाली एक सिचुएशन है। क्या ये सही बात है? स्टार्टअप देखिए, अपना नजारा टेक्नोलॉजी ने तो कल बोला है कि भाई हमारे सब्सिडरीज जो है दो, उनके 64-65 करोड़ कुछ ऐसे इस बैंक में थे, सिलिकॉन वैली बैंक में थे। बट एक चीज आप समझिए कि स्टार्टअप्स के लिए तो परेशानियां अभी नहीं, 1 साल पहले से शुरू हो गई थी, जब से इंटरेस्ट रेट मूव करना चालू किया था। या आपके दर्शकों को के लिए बता दूं, फंडामेंटल्स के उनके समझने के लिए, कि कभी भी जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में पैसे नहीं डालते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स पैसा बहुत खाता है, ओके, प्रॉफिट कम बनाता है। तो इन्वेस्टर्स कैसे बिजनेस में पैसे डालते हैं? जो ऑलरेडी बिजनेस सेट रहते हैं, ठीक है, ताकि उससे उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, मतलब मिलना चालू हो जाए जैसे पैसे डालें। स्टार्टअप में तो आज पैसे डाल रहे, 3 साल 4 साल 5 साल बाद जो है वो प्रॉफिट बनना चालू होगा। तो 1 साल पहले से स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। बट हाँ, जब भी फाइनेंशियल कंडीशंस बड़ी स्टिफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती है, इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाते हैं, इस तरीके के कुछ बैंक फेलियर्स हो जाते हैं, तो भाई स्टार्टअप में कौन पैसा डालेगा? स्टार्टअप का तो रेट ही है कि 100 में से 90 फेल होते हैं, 10 ही ठीक चलते हैं। यानी कि जो एसवीबी बैंक का कोलैप्स है, क्या ये एक कंपाउंडिंग फैक्टर बनेगा स्टार्टअप इंडस्ट्री को और पीछे लेके जाने के लिए? बन सकता है। देखिए, अमेरिका में तो बन ही सकता है, इसलिए फेडरल रिजर्व ने तुरंत अनाउंस किया कि भाई जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनको उनके पूरे पैसे मिल जाएंगे, ये सब। तो उनको इस चीज का अंदेशा है कि भाई ये यहाँ तक कंटेजियन रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ सकता है ना। तो वो तो है ही, सवाल ही नहीं उठता। बट सवाल ये उठता कि इंडिया में जहां हम लोग बैठे हैं, वहां पे इसका कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, उसी के लिए मैं आपको ये पूरा समझा रहा था। बहुत कम लोगों को ये चीज मालूम है, समझते हैं। भाई मोटा मोटी ये है कि हमारे इधर पे जो मेनली जो बैंक्स का जो बिजनेस मॉडल है, वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस मॉडल नहीं है। उसमें बॉन्ड्स जो रहते हैं वो आपके 20-22% ही हैं। जो इनका मेन इंडियन बैंक्स का इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस मॉडल है, वो है लोन देना, लोगों को लोन बांटना, और उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो उनकी कमाई है, ठीक है। तो हमारे 200 लाख करोड़ में से आप 170 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, 200 लाख करोड़ का टोटल एसेट साइड है, तो उसमें से मात्र 35 लाख करोड़ यानी 22% जो है वही आपका बॉन्ड्स में है, और 135 लाख करोड़ जो है वो आपने लोन्स दिया हुआ है। तो लोन्स का अमाउंट बहुत बड़ा है, 70% के आसपास में। तो और दूसरी चीज एक और आप समझिए, इंडिया में आरबीआई जो है वो सेक्टर वाइज एक्सपोजर की लिमिट रखता है कि भाई एक बैंक पावर सेक्टर में अपने टोटल कैपिटल, मतलब जो भी लोन्स उसको देने हैं, वो 10% से ज्यादा का नहीं दे सकता है, ठीक है। 10% स्टील को दे सकते हैं, इस टाइप से लोन, मतलब उन्होंने डिवाइड किया है। पर वहां पे तो कुछ था ही नहीं। सिलिकॉन वैली बैंक जो है उसका पूरा बिजनेस मॉडल स्टार्टअप्स के ऊपर में बेस्ड था, वहां पे कोई ऐसा एक्सपोजर लिमिट था नहीं। पर हमारे आरबीआई की एक्सपोजर लिमिट है, तो वहां पे भी थोड़ा बच जाते कि भाई कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा आपने एक्सपोजर नहीं लिया हुआ। तो ये भी एक सेविंग ग्रेस है, बट इसके रिपरकशन तो जरूर होंगे ही, इंटरनेशनली होंगे ही। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट भी कितने तेजी से नीचे गिर रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक खबर और आ रही है कि देयर आर अबाउट 1 लाख जॉब्स व्हिच आर एट रिस्क। तो क्या बेरोजगारी इससे बढ़ सकती है? अमेरिका तो देखिए चाह रहा है कि बेरोजगारी बढ़े वहां, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस रफ्तार से वहां बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है कि भाई लोग जो है एकदम बमा बम है, उनके जॉब्स पे हैं, सैलरी अच्छी आ रही है, तो कोई कंज्यूमर्स अच्छे से खर्च कर रहे हैं। जब तक बेरोजगारी बढ़ाएंगे नहीं, उनकी समस्या जो है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। सभी लोगों के पास में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, सैलरी अच्छी है, तो इन्फ्लेशन बहुत भाग रहा है। तो वहां अगर जॉब क्राइसिस हुआ भी तो हुआ, मतलब वो इंडिया जैसी स्थिति नहीं है कि इंडिया में मतलब 18-19% लोग बेरोजगार हैं। भले हम डाटा में बताए हैं कि भाई हम 7-8-9% ही है, बट अगर आप देखें तो हर 5 में से, मतलब आप समझिए 1 लड़का तो आपको बेरोजगार ही नजर आएगा यहाँ पे। तो इंडिया में अब उसके कितने रिपल इफेक्ट आते हैं वो देखने वाली बात होगी, वो आगे वाले दिनों में समझ में आएगा।